नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में अब ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा जिनके 4 से ज्यादा बच्चे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने के मंत्रिमंडल ने कल यह फैसला किया है। साथ ही अध्यादेश के जरिए मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्य की विधानसभा ने आम राय से जनसंख्या आयोग बनाने के एक प्राइवेट मेंबर बिल को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ये प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव भी बीजेपी के विधायक ही लेकर आए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की आबादी 28,56,000 है, जो कि 2001 की जनगणना में 22,93,000 थी। यानी करीब 6,07 लाख का इजाफा हुआ है मणिपुर की आबादी में, और शायद यही कारण है कि जिसके चलते ये कदम उठाया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य असम में भी एक ऐसा ही आदेश पारित किया जा चुका है, जहां पर असम सरकार ने फैसला किया था कि 2 से ज्यादा बच्चे जिनके हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये इस फैसले से हो सकता है कि देश में एक नई बहस शुरू हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या इस तरह के जो कदम है सरकार की ओर से उठाना वो सही है या गलत है। हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। रतनदीप, क्या तर्क दिया है राज्य सरकार ने ये फैसला करते हुए? देखिए, राज्य सरकार ने अभी ये जो फैसला कल कैबिनेट में राज्य सरकार ने लिया है, इसका खुलासा राज्य सरकार ने किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा या फिर और इसके क्या नियम होंगे, किसका खुलासा अभी तक राज्य सरकार ने नहीं किया है। मगर सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि कल जो कैबिनेट मीटिंग की हुई थी राजधानी इम्फाल में, वहां पे राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद बैठक में थे और कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ दिन पहले एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास हुआ था और विरोधी दलों ने भी इसका समर्थन किया था कि राज्य में एक पॉपुलेशन कमीशन बैठाया जाए। और तब असेंबली में यह तर्क था कि राज्य में जो पॉपुलेशन इंक्रीज है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत तेज रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है। 2001 में जबकि मणिपुर की जनसंख्या लगभग 23 लाख थी, अब 2011 में उसकी आबादी बढ़ के लगभग 30 लाख हो गई थी। तो जो असेंबली में जो रेजोल्यूशन लाया गया था उसका तर्क ये था कि राज्य में बहुत बाहर से लोग भी आके बस रहे हैं, तो इसके कारण और क्योंकि मणिपुर एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है, म्यांमार की सीमा लगी हुई है और म्यांमार की जो सीमा है वो पोरस बॉर्डर है, वहां पे कोई फेंस नहीं है, फेंसिंग का काम चल रहा है अभी। तो ये एक बहुत दिनों से एलिगेशन था कि इलीगली भी, क्योंकि म्यांमार के तरफ जो ट्राइबल रहते हैं वो सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं जो कि मणिपुर में है, तो बहुत सारे लोग आके बस रहे, ये भी एलिगेशन था। इसके चलते वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन राज्य के असेंबली में मूव हुआ, जिसको कि सभी दलों ने सपोर्ट किया और उस रेजोल्यूशन के तहत ये फैसला लिया गया था असेंबली में कि एक पॉपुलेशन कमीशन बैठाई जाए। अब राज्य कैबिनेट ने कल ये पॉपुलेशन कमीशन को बैठाने का फैसला को अप्रूवल दिया और इसके साथ साथ ये कहा है कि पॉपुलेशन कमीशन के द्वारा अब एक पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जाएगी और उसमें एक जो सबसे बड़ी बात रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में जो सरकारी बेनिफिट जो है उन फैमिलीज को मिलेंगी जिनका जो बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहां पे 4 होने पड़ेंगे, 4 से अधिक हुए तो सरकारी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जनसंख्या आयोग बनाने का फैसला किया है कैबिनेट ने, रतनदीप, इसके बारे में क्या बताया गया है? इसका मकसद क्या होगा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि लगातार देश में जनसंख्या को लेकर एक बहस छिड़ी है। जब से दशहरे पर आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए, जनसंख्या को लेकर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अगर हम जैसे आपने बताया अभी कि पूरे देश में एक जनसंख्या को लेके एक डिबेट छिड़ा हुआ है और इसके पहले अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में पहले असम सरकार ने भी वो जो सरकारी जो नौकरी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसी फैमिली को मिल सकता है जिसमें सिर्फ 2 चाइल्ड है, एक 2 चाइल्ड पॉलिसी असम सरकार ने भी लाया था। मगर अब मणिपुर जो करने की कोशिश कर रहा है, मणिपुर एक आयोग बैठाएगा और आयोग के माध्यम से जनसंख्या पॉलिसी अपनी वो लाएगा। उस पॉलिसी में और क्या क्या बात रहेंगी इसका अभी तक खुलासा सरकार ने नहीं किया, मगर ये एक देखने लायक बात रहेगी क्योंकि
मणिपुर में भी जो सरकार है वो सरकार बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। अलायंस में बाकी पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, और उनका क्या रवैया रहेगा इसके ऊपर। मगर जितना सरकारी सूत्रों के मुताबिक हमें खबर है कि यहाँ पे अब आगे चल के जो पॉलिसी होगी इसको ऑपोजिशन अपोज करता है कि नहीं, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि जिस प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन को पास किया गया था मणिपुर असेंबली में, उसको अपोजिशन पार्टीज ने अपोज नहीं किया था। मगर वो रेजोल्यूशन था कि एक जनसंख्या आयोग बैठाना चाहिए ताकि एक पॉपुलेशन पॉलिसी फ्रेम किया जाए। मगर ये पॉपुलेशन पॉलिसी जब फ्रेम होगी, इसमें क्या क्या बातें आएंगी, इसके ऊपर आगे चल के राजनीति होती है कि ना क्या नहीं, ये भी देखने लायक बात रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी रतनदीप बता रहे हैं कि सरकार ने फैसला किया है कि जिनके 4 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मणिपुर में नहीं मिलेगा। हमारे साथ आलोक वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने सुना हमारे सहयोगी रतनदीप बता रहे थे कि मणिपुर में यह फैसला किया गया है। असम में पहले ही हो चुका है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, घोषणाएं होती हैं या जो प्रतिबंधात्मक कदम होते हैं, इनसे जनसंख्या नियंत्रण पर क्या मदद मिलती है? नहीं, हमारा मानना है कि इन कदमों से जनसंख्या नियंत्रण या स्टेबलाइजेशन जिसको कहते हैं, स्थिरीकरण, उसमें मदद नहीं मिलती है, बल्कि इनके हमने निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम निगेटिव ही देखे हैं। जहां तक जनसंख्या वृद्धि की बात है, चाहे वो देश के स्तर पे आप देखेंगे या मणिपुर के स्तर में देखेंगे, जो पहले हमारी पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ रही थी उसमें कमी आई है। जो नंबर्स में वृद्धि हुई है वो इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि हमारी लार्ज पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली वो अगर 1-2 बच्चे भी करेंगे तो नंबर जो है वो कुछ समय तक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगले 2-3 डिकेड्स में हमारी ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि ये जो गवर्नमेंट द्वारा ये कोअर्सिव मेजर्स या प्रतिबंधात्मक जो मेजर्स उठाए जाते हैं उनका कहीं पे पॉजिटिव परिणाम हुआ है। इनफैक्ट भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट कुछ महीनों पहले ही दाखिल किया था। उसमें ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हमें ये बताता है, दूसरे देशों के भी अनुभव को उन्होंने साइट किया कि कोअर्सिव मेजर से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं और उससे डेमोग्राफिक जो हमारा बैलेंस है उसके बिगड़ने की भी संभावना है। तो इस तरह के क्या ये गरीबों के लिए भी नुकसानदायक होता है? जो बात कही जाती है कि इस तरह के जो कदम होते हैं गरीबों को भी नुकसान इससे पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखेंगे ये जो सुविधाएं या स्कीम्स हैं या सब्सिडीज हैं, राशन कार्ड है, ये मेनली पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उन्हीं को सबसे ज्यादा इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो इनसे वंचित हो जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में मैटरनल हेल्थ, इन्फेंट हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि राशन की दुकानों से सस्ता अनाज मिलता है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर आप उसको ही रोक देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे जो गरीब हैं। संक्षेप में आपसे आलू जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ये जनसंख्या भारत के लिए समस्या है या फिर वरदान है? क्योंकि इसको लेकर के भी एक बहस चल रही है देश में कि ये कई सारी बातें इसको गलत तरीके से पेश की जाती है। ये जनसंख्या निश्चित रूप से हमारे लिए वरदान है अगर हम उसको सही ढंग से यूज करें, उसमें इन्वेस्ट सरकार करे। हमारी 1/5 पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है, यानी 35 साल के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या 65% है जी। अगर हम अपने युवाओं को शिक्षा में, उनकी स्वास्थ्य में और उनकी स्किलिंग डेवलपमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो यही पॉपुलेशन हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहा जाता है वो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। और अब बात कर लेते हैं ज्ञानव्यापी मामले में आए फैसले की।
तो ज्ञानव्यापी मामले में आज एक बड़ा फैसला आया है। वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग के दावे को लेकर जो कार्बन डेटिंग की मांग उठी थी उसको खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग मिलने के बाद कार्बन डेटिंग की मांग की थी और ज्ञानव्यापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा यह है। इसके बाद अदालत ने आज जो फैसला दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने को सील रखने का आदेश दिया हुआ है। तो इसमें आज अदालत ने कहा कि अगर किसी भी तरह का सर्वेक्षण कराया जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है और उसने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था, इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ये साबित कर देंगे कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। हम इस वक्त बनारस कोर्ट में हैं। हमारे साथ इंतजामिया यानी मस्जिद के वकील रईस अहमद अंसारी साहब हैं। आज कोर्ट ने जो कार्बन डेटिंग की मांग थी हिंदू पक्ष की कथित शिवलिंग की, उसको खारिज कर दिया है। तो एक राहत जरूर है इंतजामिया पक्ष के लिए। क्या सर कोर्ट में हुआ, आप लोगों की क्या दलील थी? कि आपकी जो दलील पिछली बारात में दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दलीलें तो हमारी तरफ से दी गई थी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन होगा और इसे कोर्ट ने माना भी और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे जो है फ्रीज करने का आदेश दिया है और इस दौरान उसमें कोई कार्रवाई की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने एक चीज़ और भी रखी कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे कार्य जिससे किसी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचे उस भी नहीं किया जा सकता। इस बिना पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा जो है नहीं किया जा सकता है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। अब हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप देख रहे हैं कि पहली बार जब से सुनवाई शुरू हुई है, पहली बार कोई एक आदेश आया है जो आपके पक्ष में है, यानी इंतजामिया के पक्ष में है। नहीं, पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। अब दरखास्तें तो हर रोज़ कुछ न कुछ पढ़ती रहती हैं और कभी दरखास्तें सही पड़ती हैं जो हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि ऐसी दरखास्तें होनी चाहिए। कभी कभी दरखास्तें ऐसी पड़ती हैं जो स्वीकार योग्य नहीं होती हैं और उल जुलूल होती है। तो ऐसी उल जुली दरखास्तों को तो खारिज किया जाना निश्चित ही है, तो उन्होंने खारिज किया। क्या आप एक अर्जी लगाएंगे कि आपको मौका दिया जाए कि वो फव्वारा है, आप साबित करके दिखाएं? क्योंकि आप पहले भी कह रहे थे कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम साबित करके दिखा देंगे कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। जी, आवश्यकता पड़ेगी जब इसका डिस्पोजल होगा। हम कमीशन रिपोर्ट की दरखास्त, कमीशन रिपोर्ट जो आई है उसका डिस्पोजल वगैरह होगा, उसके बाद इस बातों को देखा जाएगा। अभी इस तथ्यों को लाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उनकी दरखास्तें भी इमैच्योर थी। जब तक कि उसका डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक तो उस पर कोई दरखास्त देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो रईस अहमद साहब कह रहे हैं कि आगे देखेंगे किस तरीके से मामले की सुनवाई होती है। ज़रूर एक थोड़ी राहत ज़रूर है कि कार्बन डेटिंग का विरोध इंतजामिया पक्ष की तरफ से किया गया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। बनारस कोर्ट से सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। वहां 12 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। अभी गुजरात विधानसभा के चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and if it is visible, the date for the gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th.
and date of poll 12th November and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है, और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं, और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे, और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और 5 अन्य लोगों को दोषमुक्त करार दिया है। इन्हें फौरन जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। उन्हें 2017 में सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में सजा दी गई थी। जीएन साई बाबा के अलावा हेम मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिर्की, पांडु नरोटे और विजय तिर्की को भी बरी कर दिया गया है। हालांकि इनमें नरोटे की नागपुर जेल में ही मौत हो चुकी है।